हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आज सर ये कॉपी पे क्या लिखने वाले हैं पेज पर, जो सर ने स्लाइड से पढ़ाना ठीक नहीं समझा। क्योंकि आज मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी क्लास में नहीं कराया जाता। सीधा टॉपिक स्टार्ट कराया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है ये मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये आपने अगले 10 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैंने देखा है कि अक्सर बच्चों को सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर यही लगता है। उसका रीज़न क्या है कि वो चैप्टर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि चैप्टर हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, उसका दूसरे टॉपिक से लिंक क्या है। तो वो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पर। इसलिए आपने अगले 10-15 मिनट बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के मुझे सुनना है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। मैं फिर बता दूँ, ये नोट्स आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट दिस। चलिए, क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ते क्यों हैं और प्राइमरी एम क्या होता है किसी कंपनी का इसको करने का। तो नोट कीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी कंपनी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, किसी भी कंपनी का, हम उसकी बात कर रहे हैं जो बड़ी कंपनी है, जो लिस्टेड हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो शेयर्स इशू करती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। लिख लीजिए मेरे साथ में, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी क्या होता है बेटा? मैंने अभी बोला था आपसे, क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ किसका बेटे? शेयर होल्डर्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। अब आप पूछेंगे सर ये वेल्थ होती क्या है ना? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन वेल्थ होता क्या है जिसको हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं? तो बेटा वेल्थ का मतलब होता है, नोट कीजिए मेरे साथ, वेल्थ ऑफ shareholders is equal to number of shares multiply by number of shares multiply by market price of shares, जिसको हम बोलते हैं MPS। हाँ जी, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। देखिए यहाँ पर हम शेयर्स के एक्चुअल प्राइस की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट प्राइस की। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ, आपके पेरेंट्स यूजुअली ये डिस्कशन करते होंगे कि हमने ये जो प्लॉट है या हमने ये जो मकान है आज से 20 साल पहले ख़रीदा था, 2 लाख रुपए में ख़रीदा था, आज इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए हो गई है। होता है ना? यानी एक्चुअल प्राइस उसका क्या था? 2 लाख, लेकिन आज उसकी मार्केट वर्थ कितनी है? 50 लाख। एमपीएस बढ़ गया ना, मार्केट प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ गया। तो आप अपनी वेल्थ कितनी काउंट करेंगे? 2 लाख या 50 लाख? सोचिए भाई, आप अपनी वेल्थ कितनी काउंट करेंगे? 50 लाख ना, क्योंकि आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 50 लाख। ऐसे ही शेयर्स एक्चुअल में जो इशू किए जाते हैं वो 100 रुपये में किए जाते हैं या और डिनोमिनेशन में किए जाते हैं, लेकिन उसका मार्केट प्राइस 1500 भी हो सकता है, उसका मार्केट प्राइस 30,000 भी हो सकता है और उसका मार्केट प्राइस 25 रुपये भी हो सकता है। जी हाँ, 100 रुपये का जो शेयर है वो 25 रुपये का भी हो सकता है, 1500 को भी हो सकता है, 30,000 का भी हो सकता है।
इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियोकॉन का शेयर गूगल पे जाके सर्च ज़रूर कीजिएगा, एक रिलायंस का शेयर सर्च कीजिए और एक एमआरएफ का शेयर सर्च कीजिए। आपको तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि वीडियोकॉन का शेयर बहुत लोएस्ट प्राइस पर चल रहा है, रिलायंस का शेयर मीडियम में है, मीडियम मतलब 1500 से 2000 के रेंज में होगा। आज जिस समय आप देख रहे हैं घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और एमआरएफ का शेयर 50,000 से ऊपर है। तो चेक कीजिए, ये प्राइस घट सकता है, बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, वाई, मार्केट प्राइस से क्या लेना देना हमारे को यार। शेयर्स इशू कर दिए, पैसा आ गया, कहानी खत्म। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया हमारा? देखिए जरा, मान लीजिए शेयर प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, और उसका एमपीएस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है 1500 रुपये। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। शेयर प्राइस कितना है? 100 रुपये, और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है? 1500 रुपये। अब कंपनी को नया पैसा रेज करना है, यानी नए शेयर्स इशू करने हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, कंपनी को नए शेयर्स इशू करने हैं। नाउ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट प्रीमियम, कर सकती है, ऑफ रुपीज। एक बात बताएं मेरे को सॉरी, कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और मार्केट में वो 1500 रुपये का बिक रहा है। नया शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है और प्रीमियम पर करना चाहती है। ऑब्वियस ही बात है, 100 रुपये का शेयर अगर मार्केट में 1500 का बिक रहा है तो कंपनी कितने प्रीमियम पर इशू कर सकती है, बताइए। सोचिए, छोटी सी बात, मतलब एक चीज़ आपको मार्केट में 1500 रुपये की मिल रही है और आप कंपनी के पास जा रहे हो दोबारा से खरीदने के लिए, आप कितने पर खरीद लोगे? 1500 से ज़्यादा में तो नहीं खरीदोगे, ये बात पक्की है, क्योंकि मार्केट में अगर 1500 का मिल रहा है तो आप 1600 में तो नहीं खरीदोगे, है ना। लेकिन अगर 1500 से कम का मिलेगा तो मान लीजिए कंपनी इसको 900 रुपये में इशू कर दे खाली। मतलब एक चीज़, जो एक शेयर, कंपनी का शेयर जो मार्केट में 1500 का मिल रहा था, अब वो आपको 900 रुपये में मिल रहा है, तो बताओ क्या होगा? भीड़ की भीड़ भागेगी कि नहीं भागेगी? सोचो, आप खुद सोचना। नॉर्मली क्या होता है, एक चीज़ जो मार्केट में महंगी बिकती है और कंपनी अगर उसको सस्ते में इशू कर रही है तो आप दौड़ के खरीदोगे। मान लीजिए इस केस के अंदर में कंपनी 900 रुपये में शेयर इशू कर रही है, 1500 रुपये का मार्केट प्राइस है, नया शेयर इशू हो रहा है केवल 900 रुपये में। तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? हम अकाउंट्स पे लेके जा रहा हूं आपको, मैं बिजनेस स्टडीज से आपको थोड़ा सा अकाउंट्स पे लेके जा रहा हूं, कुछ फंडामेंटल बेसिक समझाने के लिए। ध्यान से देखिएगा, कंपनी एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे? 900। अच्छा, कितने शेयर्स इशू कर रही है ये भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए कंपनी कर रही है 1 लाख, कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है, 900 रुपये पे कर रही है, और शेयर प्राइस एक्चुअल में उसका कितना है? 100 रुपये। तो कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे? 900 इंटू 1 लाख, 900 इंटू 1 लाख, 900 इंटू 1 लाख, 9 करोड़ रुपया। बैंक के पास एक्चुअल में कितना आएगा? 9 करोड़ रुपया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 100 रुपये का शेयर है और 1 लाख शेयर्स हैं, 100 रुपये का शेयर है और 1 लाख शेयर्स हैं, तो शेयर कैपिटल में कितना चला गया? 1 लाख रुपया। बाकी कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे वाह वाह, क्या बात है यार। टू शेयर प्रीमियम लिख दूं, एक ही बात है, शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। अकाउंट कितने? 800 रुपये प्रीमियम पर गया, क्योंकि 100 रुपये उसका एक्चुअल प्राइस था, 900 का शेयर दिया, यानी 800 रुपये क्या है? प्रीमियम। तो 800, हाँ ओके। अब यहां पर आपको एक बात सोचने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेरे साथ सोचनी है। जरा ध्यान से देखो बेटे, बड़ी केयरफुली देखो। इस केस के अंदर कंपनी के पास आए कितने बेटा? 9 करोड़ रुपए। कंपनी की लायबिलिटी कितनी बनती है? 1 करोड़ रुपया। शेयर कैपिटल इज ए लायबिलिटी।
और शेयर प्रीमियम यानी जो कंपनी की इनकम है वो कितनी है बेटा, 8 करोड़। जरा बढ़िया बुद्धि लगाओ, सोचो, हमने सिर्फ पैसा रेज किया है। क्या किया है यहां पर, सिर्फ पैसा रेज किया है, अभी बिजनेस में नहीं लगाया, बिजनेस शुरू नहीं किया, हमने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। पैसा रेज करते ही हमें 8 करोड़ रुपए का प्रीमियम इनकम हो गई भाई साहब। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? जरा सोचो कि आप बिजनेस स्टार्ट करो और स्टार्ट करते ही 9 करोड़ रुपया तो कैश आ गया बिजनेस को चलाने के लिए, उसमें आपकी एक्चुअल लायबिलिटी जो वापस करने की है वो 1 करोड़ की है, और 8 करोड़ रुपए क्या है, इनकम। अब आपको समझ आ गया क्यों कंपनियां एमपीएस के पीछे भागती हैं। जरा ध्यान से देखो, हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हर कंपनी का एमपीएस को बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, भाई एमपीएस बढ़ जाए, है ना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस, यानी हर कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़े। और ये 900 में हम क्यों बेच पाए, क्योंकि एमपीएस कितना था, 1500। अगर ये एमपीएस होता 5000 तो ये हम 900 की जगह हम चाहते तो 3000 में भी बेच पाते, 4000 में भी बेच देते। लेकिन अगर ये एमपीएस होता 500 रुपया तो हम शायद 300 350 में बेच पाते। यानी एमपीएस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कंपनी को 2 फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा शेयर प्रीमियम, दबा दबा करके आएगा, दबा दबा करके, भाई कंपनी की मोटी इनकम बिना बिजनेस स्टार्ट किए। अरे क्या बात है भाई, बल्ले बल्ले झकास। दूसरी बात, कंपनी को कभी भी पैसा रेज करना होगा तो उसको कभी दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस शेयर का ज्यादा होगा तो कंपनी कभी भी प्रीमियम पर शेयर इशू करेगी और इन्वेस्टर दौड़ा दौड़ा भागता हुआ आएगा, कहेगा जी मेरा शेयर दे दो, मुझे शेयर दे दो। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट से कम प्राइस पर मिलेगा। अब आपको मेरी बात दिमाग में बैठ गई बेटा कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्यों होता है, क्यों कंपनियां एमपीएस के पीछे भागती हैं। एक फायदा, दूसरा नहीं बताया मैंने, दूसरा फायदा सुन लो। यार एक बात बताओ, अगर आप ये शेयर होल्डर हो, आपने 100 रुपये में शेयर खरीदा था बेटे और आज उसका प्राइस 1500 है, तो आप दुखी होगे कि नाचोगे, बताओ? नाचोगे ना। आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था कभी और आज वो मार्केट में 1500 रुपये का बिक रहा है भाई साहब, तो ओए होए बल्ले बल्ले, नाचोगे कि नहीं नाचोगे यार? आपने इन्वेस्टमेंट की थी यार 100 रुपये की, और 1500 की बिक्री है तो कम थोड़ी है, 15 गुना प्राइस हो गया। तो एमपीएस बढ़ने से 2 फायदे, पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नाचेगा, खुश हो जाएगा, आपकी वाहवाही करेगा। दूसरी बात, आप कभी भी एज ए कंपनी कभी भी कितना भी पैसा रेज कर सकते हो, वो भी प्रीमियम पर, जो भी वापस नहीं करना, टोटल इनकम, है ना। मस्त चीज, समझ आया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। यानी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एमपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इंक्रीज करना। बात समझ आई? अब क्वेश्चन आता है, सर ये एमपीएस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो समझ आ गया, ये इंक्रीज कैसे होगा, है ना। तो चलो अब इसको देखते हैं कि एमपीएस इंक्रीज कैसे होगा। देखिए, एमपीएस अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको ईपीएस इंक्रीज करना होगा। हर कंपनी चाहती है एमपीएस इंक्रीज हो, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है ईपीएस इंक्रीज करना। ये ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। देखो, जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर अच्छी होगी जिस कंपनी की सॉरी अर्निंग अच्छी होगी, वो कंपनी डिविडेंड अच्छा देगी। जिस कंपनी की अर्निंग अच्छी होगी उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा होगा, मार्केट रेपुटेशन अच्छी होगी। जो कंपनी डिविडेंड अच्छा देगी उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, और जिस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई तो स्टैग्नेंट होती है, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि कंपनी ने एक बार जो शेयर्स इशू कर दिए अब वो बढ़ तो सकते नहीं है।
अनलेस की कंपनी दोबारा से कोई नई शेयर इशू करे, अदरवाइज तो सप्लाई सेम रहती है, बढ़ती नहीं है ना, और डिमांड बढ़ती रहती है। डिमांड कब बढ़ेगी? जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। अब हम यहां पर आकर फंस गए। हमारा मेन मोटो था एमपीएस इंक्रीज करना, अब हमें यह समझ आ गया एमपीएस कब बढ़ेगा? जब ईपीएस बढ़ेगा। अब क्वेश्चन आता है ईपीएस कब बढ़ेगा? क्वेश्चन आ गया ईपीएस कब बढ़ेगा हमारा, तो अब उसको देखते हैं। बेटा ईपीएस कब बढ़ता है? जब हम ये 3 डिसीजन बड़े ध्यान से लेते हैं। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एमपीएस कब बढ़ेगा? जब ईपीएस बढ़ेगा। और ईपीएस कब बढ़ेगा? जब 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेंगे। कौन कौन से? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? पैसा रेज करना, यानी आप पैसा कहां से रेज कर रहे हैं, उस डिसीजन को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा इन्वेस्ट करना, तो वो आपको बड़े ध्यान से लेना होगा। और तीसरा डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। ये 3 बेसिक डिसीजन होते हैं जिसके ऊपर अर्निंग पर शेयर डिपेंड करेगा और जिसकी वजह से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स डिपेंड करेगा, जो कि हमारा क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बेटा। ठीक है, फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहां से रेज किया जाए, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहां पर लगाया जाए, और डिविडेंड क्योंकि मार्केट प्राइस का सीधा रिलेशन डिविडेंड से होता है, क्योंकि डिविडेंड जितना ज़्यादा दोगे आप उतना शेयर होल्डर खुश, जितना शेयर होल्डर खुश उतनी ही शेयर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, जितनी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी उतना ही मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बढ़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटे। यहां पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ आई बात? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। बात समझ आई? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब मेन पॉइंट पर आता हूं। इस पूरे चैप्टर में आपने यही पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है और फाइनेंसिंग डिसीजन लेते वक्त कौन से फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है, और इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर आप मेरे साथ पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी जब आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। फिर आप मेरे साथ पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन, यानी वर्किंग कैपिटल डिसाइड करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आप पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त आपको कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है, एंड दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। बात समझ आई? अब समझ आया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ये बातें, ये 3 बेसिक डिसीजन और उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्टिकुलर डिसीजन, ये इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंस को मैनेज करना, और हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं आपके साथ। अब आपको समझ आया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। मुद्दे की बात समझ आ गई, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम किसी भी तरीके से शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करना। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज कब होगा? जब ईपीएस इंक्रीज होगी। ईपीएस कब इंक्रीज होगी? जब ये 3 डिसीजन हम बड़े ध्यान से लेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे हम? इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बातें और इससे रिलेटेड है जो हम पढ़ेंगे। मसलन सबसे पहले जैसे ईपीएस की बात कर रहे हैं तो हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे इसके अंदर। समझ आ गई मेरी बात? दूसरी बात हम यहां पर पढ़ेंगे ईपीएस ईबीआईटी रिलेशनशिप। ये कुछ इससे जुड़ी हुई बातें हैं बेटा। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है बेटे? ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इस चैप्टर में ये इसके पर्टिकुलर पार्ट्स हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, अर्निंग प्राइस, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर अर्निंग पर शेयर का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से क्या रिलेशनशिप होता है। तीसरा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट हम आपके साथ सीखेंगे। उसके अलावा हम सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, यानी कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। जैसे 40% डेट 60% इक्विटी, या 30% डेट 70% इक्विटी। और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आपके साथ में। इसके अलावा आप जो मेरे साथ एक छोटा सा पॉइंट करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये आप मेरे साथ इस चैप्टर में करेंगे। अब आपको समझ आ गया कि ये चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर के अंदर में चीज़ें क्या क्या हैं जो हमें करनी है, ये चैप्टर हमने क्यों पढ़ा। देखिए मैं एक बार छोटा सा फटाफट आपको रिकॉल करा देता हूँ इसके अंदर बेटे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इंक्रीज करना। वेल्थ होती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स हम क्यों इंक्रीज करते हैं? पहली वजह हम प्रीमियम पर शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम कितना भी पैसा रेज कर सकते हैं मार्केट से और बहुत जल्दी रेज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर हमारा शेयर प्रीमियम पर बिक रहा है तो पैसा रेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि एमपीएस इंक्रीज कैसे होता है। एमपीएस इंक्रीज होगा जब हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कब इंक्रीज होगी? जब फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन हम प्रॉपर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। उसके बाद आता है हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, हम सीखेंगे इसके अंदर में। ईपीएस ईबीआईटी का क्या रिलेशनशिप होता है? ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी के लिए हमें कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, और इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हमारा पूरा चैप्टर कवरेज है।
जिसमें हम कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें करना सीखेंगे और यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। यानी ओवरऑल अब आपको ये पता चल गया कि इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और ये डिसीजन है जिसकी वजह से हमें इन पार्ट्स को भी समझने की ज़रूरत होती है। आई होप इंट्रोडक्शन पार्ट इज एग्जैक्टली क्लियर टू यू ऑल। बेटा इसके नोट ज़रूर बना लेना ताकि आपको ये याद रहे सिंक्रोनाइजेशन की आप कहाँ से कहाँ पर चल रहे हैं और कैसे कैसे टॉपिक को आप कंप्लीट कर रहे हैं। दैट इज फाइन। ये है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलिए अब एक बार फटाफट इसको थियोरेटिकली समझ लेते हैं। जो अभी हमने डिस्कशन किया उसको एक बार थियोरेटिकली एक बार नोट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी कंपनी दैट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ विच इज लिंक्ड टू 3 बेसिक डिसीजन। वो कौन से 3 डिसीजन थे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। शेयर होल्डर्स करंट वेल्थ इन ए कंपनी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था अभी, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन, कमिटिंग द फाइनेंस ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी जब हम फाइनेंस को लॉन्ग टर्म बेसिस पर कमिट करते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म डिसीजन बोलते हैं, यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन। आप कोई नई मशीन लगाना चाहते हो, पुरानी मशीन को हटाना चाहते हो, या आप कोई ऐसी फिक्स एसेट खरीदना चाहते हो जो नई है, या आप कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हो, आप इसमें जो डिसीजन लेंगे उसको बोलते हैं हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इट डायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन, और इसका सीधा सीधा असर आपकी लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी पर पड़ता है, क्योंकि अगर आप नई ब्रांच खोल रहे हैं तो उससे सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी पर पड़ेगा कि आपकी अर्निंग बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म है ना। नीड टू बी टेकन विद अटमोस्ट केयर, आपको बड़ी ही सावधानी से इस डिसीजन को लेना होगा। क्यों? इस वजह से, जरा ध्यान से देखिए। अ बैड कैपिटल बजटिंग, क्या कह रहे हैं यार ये, डिसीजन, अच्छा, अ बैड कैपिटल बजटिंग डिसीजन में डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ ए बिजनेस। ओके, अ बैड कैपिटल बजटिंग डिसीजन may damage the financial fortune of a business। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेती हैं जो बाद में उस कंपनी को ले डूबती है। जी हाँ, आपने कोई ऐसी कंपनी खरीदी जो लॉस में चल रही थी, आपने सोचा सस्ती मिल रही है, आपने खरीद लिया और उसको चलाते चलाते आप भी डूब गए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सावधानी से इस डिसीजन को लेना होता है, क्योंकि कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूरे कंपनी के फाइनेंशियल फॉर्च्यून को धराशायी कर सकता है, डैमेज कर सकता है। फिर आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन इन्वेस्टमेंट में, जिसको शॉर्ट टर्म डिसीजन कहते हैं। जैसे लेवल्स ऑफ कैश को मैनेज करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, रिसीवेबल्स को मैनेज करना। इट अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ ए बिजनेस, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये डिसीजन लिए जाते हैं। कैश कितना मेंटेन होगा, स्टॉक कितना मेंटेन करना है, डेटर्स कितने हैं, कितना उधार देना नहीं देना, ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। इट अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। दोनों में ही प्रॉब्लम आती है, मतलब दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है, प्रॉफिट कमाना भी और लिक्विड मतलब कैश में ही, क्योंकि अगर प्रॉपर कैश नहीं होगा तो आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कैश चाहिए वो तो चाहिए बिजनेस को करने के लिए, साथ साथ आपको प्रॉफिट भी कमाना है। इट इन्वॉल्व्स कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको पता होगा, अपने अकाउंट्स में स्टॉक टर्नओवर रेशियोज आप निकालते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, तो उसका पार्ट यहाँ पर रोल प्ले करता है और आप वर्किंग कैपिटल डिसीजन सीखते हो। ये जो यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक ट्रेलर देख रहे हैं, आने वाली वीडियोज़ में हम इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो डोंट थिंक कि यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया, ये हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं डिसीजंस के बारे में।
फिर आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, यानी कितना पैसा रेज किया जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स हो सकते हैं, लाइक इक्विटी कैपिटल हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, या फिर बोरोड फंड्स हो सकते हैं, जैसे फाइनेंस आपने रेज किया डिबेंचर्स के थ्रू या बैंक लोन के थ्रू, इट कुड बी अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करेंगे आपसे कि कौन से सोर्स से पैसा रेज करना है और कब रेज करना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हैज़ टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट ए फर्म हैज़ अर्नड ए प्रॉफिट। यहाँ पर जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि जो बोरोड फंड्स होते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो। खैर ये बात मैं आपके साथ डिटेल में एक बार फिर डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल। डेट इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस, टैक्स डिडक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट मेक्स इट स्टिल चीपर। भैया डेट जो होता है वो सबसे सस्ता सोर्स माना जाता है फाइनेंस का। कमाल है यार। आपको पता है कि जितने भी बैंक्स हैं ना, जितने बैंक्स हैं वो मैक्सिमम रेंट पे काम करते हैं, पता है आपको। बैंक दूसरों को तो कहता है आप हमसे लोन लो, अपनी प्रॉपर्टी लो, है ना, अपनी बिल्डिंग्स बनाओ, अपने ऑफिसेस लो, अपनी कार खरीदो, खुद रेंट पर। क्यों, इस टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा। बड़े बड़े जितने भी शोरूम्स कंपनियां खोलती हैं वो सारी रेंट पर लेती हैं। क्यों, इसका आंसर यहां मिलेगा, कर्जा। क्यों सब कंपनियों के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो कर्जा लेती हैं, जबकि हम मानते हैं कि कर्जा लेना ठीक नहीं है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट फाइनेंशियल एंगल से अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आंसर मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दूंगा। जी हाँ, डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तब मैं इसका आंसर आपको दूंगा कि डेट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों माना जाता है। ठीक है, बट नेसेसरी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट एंड रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। डेट के साथ में एक और चीज़ है, आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है और उसको रिडीम भी करना होता है, मतलब वापस भी देना होता है पैसा। आप चाहे 10 साल बाद दे, 15 साल बाद दे, लेकिन डिबेंचर्स को रिडीम तो आपको करना ही पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। जबकि इक्विटी शेयर्स से जब हम पैसा अरेज करते हैं तो इक्विटी शेयर को तो रिडीम हमें करना नहीं होता, लाइफ टाइम ऑफ कंपनी हमारे पास होते हैं, डिविडेंड की भी कंपल्शन नहीं होती है, फिर भी हम डेट से पैसा क्यों रेज करते हैं। देखो इक्विटी शेयर्स में कितना फायदा है कि आपको ना तो इक्विटी शेयर्स को पैसा वापस करना है और डिविडेंड भी कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट हो तो देना, नहीं हो तो मत देना, बट स्टिल हम डेट से पैसा क्यों रेज करते हैं। ये क्लाइमैक्स है, इसमें आपको जरूर ध्यान से मेरे साथ समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल। और इसको हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में कि जो प्रोपोर्शन है यानी कितना डेट और कितना इक्विटी होना चाहिए, उसके लिए कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं, वो इस चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और लास्ट डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। मान लीजिए कंपनी को 100 रुपये प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने 40 रुपये अपने पास रख लिए और 60 रुपये शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो वो जो 60 रुपीज शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स हाउ मच पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। कितना प्रॉफिट हम बिजनेस में रखेंगे और कितना प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए डिविडेंड। तो ये भूमिका हमारी खत्म हुई। अब इन सारे टॉपिक्स को आने वाली वीडियो में वन बाय वन मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, फाइनेंसिंग प्लानिंग के बारे में, इसके अलावा ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईपीएस ईबीआईटी रिलेशन क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, डेट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों होता है, ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन मैं आपके साथ वीडियोस में शेयर करूंगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट, टेक केयर, बाय बाय।